नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। जेपीसी के पास वक्त संशोधन बिल है। आखिर उस बिल का क्या हुआ? जैसी खबरें हमारे सूत्रों के हवाले से थी कि इसी सत्र में, इसी लोकसभा के सत्र में ये विधेयक पारित हो जाएगा लोकसभा से। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसके बाद ये तय हो चुका है, ये विधेयक इस सत्र में पारित नहीं होगा। ये विधेयक का आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले सत्र का। अगला सत्र जो होगा वो बजट सेशन होगा। तो क्या बजट सत्र में ये बिल पास हो जाएगा? क्योंकि अब इंतजार थोड़ा लंबा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जेपीसी का जो कार्यकाल था, जो रिपोर्ट जेपीसी को देना था, अभी तक जेपीसी ने 500 पेजों का रिपोर्ट तैयार कर लिया। ये भी आपको जानकारी दे देना चाहते हैं कि 500 पेजों का रिपोर्ट तैयार कर लिया। लेकिन आपको अभी के ताजा जानकारी हम आपको बता दें कि वक्त बोर्ड पर जेपीसी की 500 पन्नों का रिपोर्ट तैयार हो चुका है। 11 दिसंबर को इस रिपोर्ट पर बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो अगली तारीख है वो डिसाइड किया जाएगा, या इस बिल को आप कह सकते हैं कि संसद में भेजा जाएगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इस सत्र में ये बिल पारित नहीं हो पाएगा। मतलब हमें इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में जब इलेक्शन हो रहा था, तब अमित शाह ने ये बात कहा था कि बहुत जल्द वक्त एक्ट का जो संशोधन है उस बिल को संसद में लाया जाएगा और शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। ये बातें अमित शाह ने कहा था, लेकिन अब इसके उलट हो चुका है। अब इस बिल का जो रिपोर्ट है, करीब 500 पेजों का ये रिपोर्ट तो तैयार कर लिया गया, लेकिन 11 दिसंबर को जो बैठक होगा वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब क्लियर समझ लीजिए, मैसेज क्लियर समझ लीजिए कि इस संसद सत्र में ये बिल नहीं आने वाला है। तो ये बिल क्यों नहीं आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, उस बड़े फैसले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया और एक नई कमेटी गठित होगी। जगन सरकार का आदेश को आंध्र प्रदेश की सरकार ने पलट दिया। अब नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी सत्र के दौरान, जो संसद में मौजूदा सत्र चल रहा है, इसी सत्र के दौरान वक्त एक्ट में संशोधन का जो कानून है अमित शाह लाने वाले थे। फिर अमित शाह ला क्यों नहीं पाए? क्या अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू से डर लगता है? कुछ ऐसी ही कहानी हुई, क्योंकि पहले जब जेपीसी के पास भेजा गया था तभी आपको समझ लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के पक्ष में नहीं है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अगर आप माइनस भी कर लीजिएगा तो उस परिस्थिति में भी एनडीए इस बिल को पारित करवा सकता है। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान भी नहीं माने तो फिर क्या होगा? चिराग नहीं माने तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में सरकार के गिरने की खतरा है। 5 साल तक नहीं आएगा, 2029 तक नहीं आएगा। तो इस सवाल का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये बिल आएगा 2025 में, ये बिल आएगा। लेकिन इसके लिए सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। यहाँ पर सरकार ने एक खास तैयारी कर रही है। वो खास तैयारी क्या है? पहले देश में जनगणना करवाया जाएगा। जनगणना करवाने के बाद परिसीमन होगा। मोदी की सरकार ऐसे समय में अपनी सरकार को संकट में नहीं लाना चाहती, क्योंकि जनगणना के बाद ही तो असली सियासत शुरू होगा। जैसे ही जनगणना का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जनगणना के कार्य में भी 1-1.5 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन जनगणना के कार्य को पूर्ण करने के बाद देश में परिसीमन होगा। परिसीमन जो होगा वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, उस वादे को भी तो पूरा करना है। तो क्या नरेंद्र मोदी इन वादों को पूरा करने के लिए अपनी सरकार को कुर्बान नहीं करना चाहती है? क्या 2025 में भी वक्त एक्ट में जो संशोधन है वो बिल नहीं आ सकता है? तो इसका जवाब बड़ा आसान है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है वो तो पूरा करेंगे ही। और वक्त एक्ट की जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं समय का। और समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को ये पता है कि इस समय बीजेपी अपनी दम पर 240 सीटों पर है, यानी बीजेपी 32 सीट दूर है। बहुमत से करीबन 32 सीटों की कमी है। और बीजेपी का जो लक्ष्य है, बीजेपी का एक बड़ा लक्ष्य है कि बहुमत के इस आंकड़े तक बीजेपी पहुंचना चाहती है। और बहुमत के इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कुछ राजनीतिक दलों को तोड़ना पड़ेगा, और बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही। आने वाले समय बीजेपी ये कार्य करते हुए नजर आएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में कहीं ना कहीं अपना पूरा फोकस करने जा रही है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। मतलब बजट सेशन के दौरान हो सकता है कि वक्त एक्ट आ जाए, लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव
क्योंकि बजट का जो सेशन है वो 1 फरवरी से शुरू हो जाए, संसद का जो सत्र है वो बजट से 1-2 दिन पहले शुरू हो जाएगा। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि वक्फ एक्ट में जो संशोधन होने जा रही है वो संशोधन कब होगा। 11 दिसंबर को बैठक में क्या होने जा रहा है, 11 दिसंबर को आखिर क्या होने वाला है और क्यों 11 दिसंबर की तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख बन जाता है, क्योंकि इस दिन वक्फ एक्ट पर के जो संशोधन के मुद्दे पर जेपीसी का बैठक होगा और जो 500 पन्नों का रिपोर्ट तैयार किया गया उसे कहीं ना कहीं जेपीसी के सामने रखा जाएगा। तो क्या जेपीसी में सभी सेक्रेटरों में आम राय बन पाएगी, एक बड़ा सवाल है। अगर आम राय बन भी जाती है क्योंकि एनडीए का बहुमत है, जेपीसी में एनडीए का बहुमत है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिशन अगर विरोध भी करता है तो उस परिस्थिति में भी वो बिल संसद में आ सकता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की अगली बैठक जब 11 दिसंबर को होगा और ये बिल जैसे ही संसद में पहुंचेगा तो संसद में हंगामे भी होंगे। संसद की जो पार्टी है वो विरोध तो करेगी, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बाद मोदी और शाह के पास बचा क्या, क्योंकि यहाँ पर तो अपने भी खपा है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों कहीं ना कहीं खपा है और ये दोनों कहीं ना कहीं इस बिल को पारित करवाने के पक्ष में नहीं है। और इस बात को समझ लीजिए, सियासत के इन परिस्थितियों को समझ लीजिए, सियासत के इन परिस्थितियों को आप आसानी से मत समझिए और सियासत के इन परिस्थितियों को समझने के बीच में एक नई राजनीति की जो आप कह सकते हैं कि शुरुआत होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर नहीं माने तो उस परिस्थिति में भी एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान अगर पलट गए तो एनडीए के पास कुछ नहीं बचेगा। लोकसभा चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो एनडीए ने 293 सीटें जीता था। 10 निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे। इन तमाम परिस्थितियों में एनडीए का आंकड़ा 303 का होता है। 3 सीटों में नीतीश और नायडू की सीटें यानी 28 सीटों को अगर आप हटा देते हैं तो उसके बाद की तस्वीर क्या होती है, उसके बाद की तस्वीर को भी समझिए। और उसके बाद की जो तस्वीर निकलती है, नीतीश और नायडू को अगर आप माइनस भी कर देते तो ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान साथ देंगे, तो जवाब है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि बिहार में मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं कुछ % वोट चिराग पासवान के पक्ष में चले जाता है और चिराग पासवान मुस्लिम वोटों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बिहार में चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो ऐसे परिस्थिति में चिराग भी साथ नहीं देंगे। और भी कुछ दल है जो मुस्लिम वोटों के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के इस मिशन में वक्फ बोर्ड के इस संशोधन के मुद्दे पर साथ ना दें। बीजेपी के पास अपने दम पर 272 सीटें होता तो भारतीय जनता पार्टी से जेपीसी के पास भी नहीं भेजती। लेकिन तमाम परिस्थिति में जब मोदी सरकार मत में है, मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के पास विकल्प क्या बचता है? क्या नरेंद्र मोदी के पास ये विकल्प बचता है कि वह बजट सेशन के दौरान ही इस बिल को लेकर आया जाए और इस बिल में अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाती तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसी समय अपनी सरकार को गिरा देगी। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या बजट सेशन के बाद अपनी ही सरकार को गिरा देगी? और उस सरकार गिरने के बाद क्या होगा? नरेंद्र मोदी उसके बाद क्या कदम उठाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी सरकार गिराने के बाद अगला कदम देश में मध्यावधि चुनाव का होगा? 18वीं लोकसभा को अगर भंग किया जाता है 25 या 26 के बीच में, तो उसके बाद क्या होगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो नरेंद्र मोदी को क्या केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा जब तक अगली लोकसभा गठित न हो जाए? ये परिस्थिति भी संभव है। तो उन परिस्थितियों के लिए क्या नरेंद्र मोदी तैयारी कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को एहसास हो चुका है कि नीतीश और नायडू के बैसाखियों के दम पर वो सरकार नहीं चला सकते? नीतीश और नायडू की इन बैसाखियों को नरेंद्र मोदी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव जीती, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीती, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि आज के तारीख में अगर देश में लोकसभा चुनाव हो जाता है तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी वो 400 की सीटें तक पहुंच सकती है। क्योंकि सवाल कई है और उन्हीं सवालों को कहीं ना कहीं ढूंढने की प्रयास करिए। क्या अब देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अगर इस प्रकार से संसद में नरेंद्र मोदी अपने पसंदीदा बिल को पास नहीं करवा पाएंगे तो नरेंद्र मोदी के पास विकल्प क्या बचता है? तो क्या बजट सेशन के बाद देश की सियासत एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगी या जनगणना के कार्य पूर्ण हो जाएगा 2026 में, जब तब देश की सियासत एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगी, वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत होगी? तो क्या तब तक के लिए नरेंद्र मोदी धैर्य रखेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी वैसे नेता है नहीं। क्या नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या दबाव में नहीं झुकने वाले मोदी, जिन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तो अपने दम पर थे। नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की सरकार कभी चलाया नहीं,
वो नरेंद्र मोदी क्या आज के तारीख में गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं? क्योंकि ये सरकार नरेंद्र मोदी को भी पता है कि ये सरकार वो 5 साल तक नहीं चला सकते। ये गठबंधन की सरकार, इस गठबंधन की सरकार को नरेंद्र मोदी ज्यादा लंबा चलाना भी नहीं चाहते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतेंगे, उसके बाद बिहार में भी जीत गए, तो क्या वो लोकसभा चुनाव करवा देंगे, या बिहार का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा? अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली जीतते हैं तो क्या बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाएगा? अक्टूबर नवंबर में ना होकर बिहार विधानसभा का चुनाव सीधे जनवरी फरवरी 2026 में हो, परिसीमन के कार्य पूर्ण हो जाए, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो और एक साथ देश भर के सभी राज्यों में चुनाव करवाया जा सकता है। ये परिस्थिति संभव है। और इस समय जो कहा जा रहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दबाजी में होगा, वो खबरें अब नहीं आ रही। इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो ये है कि देश का लोकसभा को भंग करने की तैयारी चल रही है, और ये जो तैयारी चल रही है वो बजट सेशन के बाद भी हो सकता है या 2025 के अंत तक में हो सकता है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि 18वीं लोकसभा का जो समय है, जो कार्यकाल है, वो बहुत कम समय के लिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय दो विकल्पों पर सोच रही है। पहला, विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्टी को तोड़ा जाए। अगर वो 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरा कर लेती तो अच्छी बात है। नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े कानून लाने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, और चुनाव में जाने से पहले जनगणना करवाया जा रहा है, और जनगणना के बाद परिसीमन होगा, जब सीटों के आप कह सकते हैं कि संख्या बढ़ेगी, और खासकर उत्तर भारत के राज्यों में सीटों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होने जा रहा है? 2024 का अंत होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन 2025 में शायद देश के सियासत में एक नया भूचाल आने ही वाला है। 2025 वो समय हो सकता है जब देश एक बार फिर से मध्यावधि चुनाव में जाए, और 2025 में अगर देश मध्यावधि चुनाव में जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि अगर एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव होता है तो कहानी क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी वो 400 के आंकड़े 2025 में पूरा कर सकते हैं, या नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर सकेंगे? क्योंकि इस सरकार को नरेंद्र मोदी चाह भी लिए तो 5 साल तक नहीं घसीट सकते हैं। बैसाखियों के दम पर नरेंद्र मोदी इस सरकार को कितना दिन और चला सकते हैं, बस ये देखिए। नरेंद्र मोदी नीतीश और नायडू के उस बैसाखी को कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं, और आगे की तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आ सकती है। आगे की तस्वीर जो सियासत की होगी वो थोड़ी अलग भी हो सकती है। इंतजार करिए, क्योंकि सियासत की तस्वीर अब बदलने जा रही है। 2025 नया साल तो आएगा, लेकिन इस साल जो सियासत पे भूकंप आएंगे, उस भूकंप के लिए शायद आप तैयार नहीं होंगे। इंतजार करिए, 2025 में बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है। 2025 में बहुत बड़ा खेल होने ही वाला है, और 2025 में सियासत में एक ऐसी भूचाल आएगी, जिस भूचाल के बाद शायद आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का जो गणित है वो हमेशा के लिए बदल जाए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।